Hello everyone, today in this lecture I am going to discuss most important topic from chapter number 1 गॉस थ्योरम। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग गॉस थ्योरम का सबसे बेसिक कंसेप्ट जो फंडामेंटल्स है वो स्टडी करेंगे और इसी फंडामेंटल्स के बेसिस पे फर्दर हम लोग थ्योरी लेक्चर्स में गॉस थ्योरम की एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। सो बेसिकली हमने गॉस थ्योरम स्टडी क्यों करना है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। जैसे हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, हमने पॉइंट चार्ज के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट किया, देन वी ऑल्सो कैलकुलेटेड इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर द डाइपोल एंड देन लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, देन सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एंड फर्दर वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो हमने स्टार्टिंग से लेके अब तक पॉइंट चार्ज, डाइपोल, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के लिए कैलकुलेशन किए। अब जब हमारे पास कोई क्लोज सरफेस होगा और उस क्लोज सरफेस के ऊपर अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हो तो उस चार्जेस की वजह से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो स्पेसिफिकली हम लोग गॉस थ्योरम यूज करके इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे अगर हमारे पास कोई वन डायमेंशनल बॉडी हो और उसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए गए हो, या फिर टू डायमेंशनल बॉडी या फिर थ्री डायमेंशनल बॉडी। तो अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता है, मतलब लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी एंड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, देन अगर हम उस चार्ज डेंसिटी की वजह से कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे, तो इसीलिए हमने गॉस थ्योरम यूज किया। तो गॉस थ्योरम बेसिकली क्लोज सरफेस के लिए एप्लीकेबल है और उस क्लोज सरफेस के ऊपर हमने चार्जेस को कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। सो बेसिकली कोई भी क्लोज सरफेस के लिए जहां पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, अगर उस चार्जेस की वजह से इजीली हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा तो हम लोग गॉस थ्योरम यूज करेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए कोई भी क्लोज सरफेस के लिए हमने गॉस थ्योरम यूज किया। तो गॉस थ्योरम का मेन कंसेप्ट और उसका मैथमेटिकल फॉर्म कौन सा होगा, तो आज सिर्फ कंसेप्ट और मैथमेटिकल फॉर्म स्टडी करेंगे। उसके बाद इसी बेसिक कंसेप्ट से हम लोग न्यूमेरिकल्स देखेंगे और फर्दर उसके एप्लीकेशंस। सो फर्स्ट हम लोग एक डायग्राम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर हमारे पास सेंटर में प्लस क्यू चार्ज है और सेंटर से ये डिस्टेंस मतलब आर डिस्टेंस ये हो जाएगा रेडियस, और इसी रेडियस के अकॉर्डिंग हमने एक स्फीयर बना लिया। मतलब हमारे पास एक ऐसा स्फेरिकल कंडक्टर है जिसके सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा है और उस कंडक्टर का रेडियस होगा स्मॉल आर। तो इस स्मॉल क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी वो हमें कैलकुलेट करना है, या फिर इस प्लस क्यू चार्ज की वजह से इस क्लोज सरफेस से कितना फ्लक्स बाहर निकलेगा। तो फ्लक्स का कंसेप्ट हमने प्रीवियस लेक्चर में ही स्टडी किया था। फ्लक्स का मतलब ये हो जाएगा कोई भी क्लोज सरफेस से कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास होगी। तो नंबर ऑफ फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एनी क्रॉस सेक्शन एरिया मतलब इलेक्ट्रिक फ्लक्स, मतलब वो नंबर डेंसिटी हमें देगा, नंबर ऑफ फील्ड लाइंस की वैल्यू देगा। तो इसी प्रकार अगर हमारे पास एक क्लोज सरफेस है और क्लोज सरफेस के सेंटर में प्लस क्यू चार्ज है, तो ये प्लस क्यू चार्ज की वजह से कितनी फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी ये हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले हमने ये जो पूरा स्फीयर है उसको स्मॉल पार्ट में कन्वर्ट कर दिया, मतलब हमने स्मॉल एरिया कंसिडर किया, जो मैंने यहाँ पे दिखाया है स्मॉल एरिया। और उस एरिया के लिए अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज रेडियली आउटवर्ड्स होगी। तो यहां से हमने दिखाया ये इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स। अब कोई भी सरफेस के लिए उसका एरिया वेक्टर कैसे दिखाएंगे, तो प्रीवियस लेक्चर में हमने वो भी डिस्कस किया था कि कोई भी सरफेस के लिए उसका एरिया वेक्टर होगा सरफेस से परपेंडिकुलर। तो ये वाली अगर हमने सरफेस कंसिडर की तो इस सरफेस का परपेंडिकुलर पार्ट मतलब ये हो जाएगा ds। तो इस डायग्राम को आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर दोनों एक ही डायरेक्शन में है, मतलब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर पैरेलल है। और ये जो हमने टोटल सरफेस जो कंसीडर की है प्लस क्यू चार्ज को सेंटर में मान के, इस सरफेस को हमने नाम दिया है गॉसियन सरफेस। बिकॉज गॉस थ्योरम जब भी यूज करेंगे तो क्लोज सरफेस कंपलसरी होगा। क्लोज सरफेस के लिए ये कैलकुलेशन है, फर्दर हम लोग उसकी नेसेसरी कंडीशन भी स्टडी करेंगे कि कब हमने गॉस थ्योरम अप्लाई करना है। सो फर्स्ट पॉइंट, कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस स्मॉल आर। अब इसका जो बेसिक स्टेटमेंट है, इट स्टेट्स दैट टोटल फ्लक्स थ्रू अ क्लोज सरफेस इज 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज। मतलब जितना भी फ्लक्स पास होगा इस सरफेस के थ्रू
वो फ्लक्स का आंसर होगा 1/ε0 टाइम्स द नेट चार्ज। मतलब क्लोज सरफेस के अंदर कितना चार्ज होगा, ये क्लोज सरफेस के अंदर चार्ज है प्लस क्यू, मल्टीप्लाई बाई 1/ε0 मतलब Q/ε0। तो मैथमेटिकल टर्म क्या हो जाएगा, फाई ई मतलब टोटल फ्लक्स, विच इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल ई डॉट डी एस, वो कितना हो जाएगा Q/ε0 टाइम्स। और ये Q जो होगा ये रिप्रेजेंट करेगा नेट चार्ज इन द क्लोज सरफेस। तो क्लोज सरफेस के अंदर टोटल जितना चार्ज होगा वो उस चार्ज को हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल क्यू से डिवाइड बाय ε0। तो ये हो गया पूरा इसका मैथमेटिकल टर्म। अब इसका प्रूफ देखेंगे हम लोग, ये टर्म कैसे हमने ये चार्ज अपॉन ε0 टर्म लाया। तो इसका प्रूफ क्या हो जाएगा, एज शोन इन फिगर, कंसिडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस पॉन आर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस इज। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमें पता है KQ/R²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा KQ/R², और आर कैप जो हमने यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन दिखाने के लिए यूज किया। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टेड रेडियली आउटवर्ड्स थ्रू वन पॉइंट ऑफ द सरफेस इन द एरिया वेक्टर ऑफ एरिया एलिमेंट, मतलब स्मॉल एरिया एलिमेंट आर ऑल्सो रेडियली आउटवर्ड्स। मतलब ये डायग्राम का डिस्क्रिप्शन दिया हमने, अगर हमने स्मॉल सरफेस कंसीडर किया तो उस सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा रेडियली आउटवर्ड्स, और इसी डायरेक्शन में मतलब सरफेस से परपेंडिकुलर हो जाएगा एरिया एलिमेंट। तो E एंड DS के बीच में एंगल हो जाएगा 0 डिग्री, मतलब E इज पैरेलल टू DS। देयरफॉर एंगल बिटवीन E एंड DS इज 0 डिग्री। देयरफॉर फ्लक्स फाई इज इक्वल टू, अब ये जो फ्लक्स की डेफिनेशन हमने प्रीवियस लेक्चर में स्टडी की थी, तो फ्लक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds। जैसे ये डॉट निकालेंगे तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसका E ds cos थीटा, और थीटा की वैल्यू यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर के बीच का एंगल मतलब 0 डिग्री। तो ये हो जाएगा टर्म E ds cos 0। अब इलेक्ट्रिक फील्ड जो कांस्टेंट होगी, बिकॉज चार्ज कांस्टेंट है और ये स्फेरिकल गॉसियन सरफेस है तो डिस्टेंस भी कांस्टेंट रहेगा। तो E वाला इलेक्ट्रिक फील्ड का जो ये टर्म है E, इसको हम लोग बाहर निकालेंगे क्लोज इंटीग्रल से, और क्लोज इंटीग्रल में रखेंगे ds टर्म। अब ds का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा s, और s मतलब एरिया ऑफ द क्लोज सरफेस। अब ये स्फेरिकल सरफेस है तो स्फेरिकल सरफेस के लिए एरिया हो जाएगा 4πr²। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला KQ/R² इनटू सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर 4πr²। तो यहां से K को हमने अगेन एक्सपांड किया, K मतलब कूलम कांस्टेंट, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1/4πε0। तो ये हो जाएगा Q/4πε0r² इनटू एरिया 4πr²। तो 4π कट हो जाएगा, r² से r² कट हो जाएगा, तो बाकी बचेगा Q/ε0। तो ये इसका प्रूफ हो गया कि कोई भी क्लोज सरफेस के लिए टोटल नंबर ऑफ फील्ड लाइंस मतलब फ्लक्स कितना हो जाएगा Q/ε0 टाइम्स। इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैलकुलेट कर पाएंगे। इसीलिए ये जो मैथमेटिकल टर्म हमने लिखा, ये मैथमेटिकल टर्म न्यूमेरिकल और इसकी एप्लीकेशन में सबसे ज्यादा यूजफुल रहेगा। अगर हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू गिवन होगी तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये पूरा रिलेशन आपको याद रखना है, फ्लक्स इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds विच इज इक्वल टू चार्ज एनक्लोज्ड बाय द क्लोज सरफेस अपॉन ε0। ये जो चार्ज होगा ये टोटल चार्ज जो क्लोज सरफेस के अंदर होगा उसी को कंसीडर करना है, बाहर वाला चार्ज कंसीडर नहीं कर सकते, बिकॉज गॉस थियरम हम लोग क्लोज सरफेस के लिए ही एप्लीकेबल करेंगे। तो किस कंडीशन में हम लोग गॉस थियरम यूज करेंगे और कौन सी कंडीशन होनी चाहिए तब हम लोग ये थियरम यूज कर पाएंगे। सो नेक्स्ट, गॉस लॉ इज एप्लीकेबल ओनली अंडर टू कंडीशंस। कंडीशन नंबर 1, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट वेयर इट इज परपेंडिकुलर और टेंजेंशियल। मतलब कोई भी क्लोज सरफेस के लिए या तो इलेक्ट्रिक फील्ड परपेंडिकुलर होगा या तो टेंजेंशियल होगा। मतलब अगर हम लोग बात करेंगे स्फेरिकल सरफेस के लिए, तो स्फेरिकल सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड रेडियली आउटवर्ड्स होगी अगर चार्ज सेंटर में रखेंगे। मतलब गॉस थ्योरम जिस डायग्राम से हमने प्रूव किया कि सेंटर पे प्लस क्यू चार्ज रखा और क्लोज सरफेस बनाई हमने स्फेरिकल सरफेस, तो इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से परपेंडिकुलर हो गई। अगर हम लोग एक ऐसी कंडीशन मानेंगे जहां पे हमने सिलिंड्रिकल गॉसियन सरफेस ली, तो वहां पे हमें परपेंडिकुलर या फिर टेंजेंशियल दोनों कंपोनेंट
कंसिडर करेंगे। तो जैसे फर्दर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, मैं आपको दोनों कंडीशन बताऊंगा कि कब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से परपेंडिकुलर मानी जाएगी और कब इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से टेंजेंशियल। तो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए ऐसी ही सिमेट्री सिलेक्ट करेंगे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सरफेस से या तो परपेंडिकुलर होगा या तो टेंजेंशियल। तो हमारा कैलकुलेशन बहुत ही इजी हो जाएगा। सेकेंड पॉइंट, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट परपेंडिकुलर टू द सरफेस हैज अ कांस्टेंट वैल्यू। और हम जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड उस सरफेस के लिए कांस्टेंट होना चाहिए। मतलब अगर हमारे पास स्फेरिकल सरफेस है तो यहां से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट के लिए कैलकुलेट किया, तो इस पॉइंट के लिए अगर पॉइंट यहां पे हमने कंसीडर किया तो इस पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड हो जाएगा KQ/R²। अगर यही पॉइंट हमने यहां पे कंसीडर किया तो ये भी होना चाहिए KQ/R²। मतलब हमें ऐसी सिमेट्रिकल सरफेस चाहिए जहां पे सरफेस के कोई भी पॉइंट कंसीडर करो तो सारे पॉइंट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट होगी, मतलब उसका मैग्नीट्यूड कांस्टेंट होगा, भले उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। और थर्ड पॉइंट जो मैं आपको एक्स्ट्रा बताने वाला हूं वो थर्ड पॉइंट होगा, हमने जब भी गॉसियन सरफेस सिलेक्ट करेंगे फर्दर न्यूमेरिकल्स में, तो गॉसियन सरफेस हम ऐसे सिलेक्ट करेंगे कि जो चार्ज हमने कंसीडर किया है वो चार्ज क्लोज सरफेस, मतलब वो गॉसियन सरफेस के अंदर ही होना चाहिए। तो सरफेस से बाहर जो चार्ज होगा उसकी कोई इफेक्ट उस पॉइंट के लिए एप्लीकेबल नहीं होगी। तो थर्ड पॉइंट आपको याद रखना है, जब भी आप गॉसियन सरफेस कंसीडर करोगे तो वो सरफेस को आपको ऐसे कंसीडर करनी है या फिर ऐसे आपको सिलेक्ट करनी है कि चार्जेस उस सरफेस के अंदर आ जाए, और जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना होगा तो वो पॉइंट के अक्रॉस वो हम लोग गॉसियन सरफेस बना पाए। तो ये थर्ड पॉइंट आपको बहुत ही इजीली समझ में आएगा जब हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। तो इस लेक्चर में हमने गॉस थ्योरम का जो फंडामेंटल और जो बेसिक है वो हमने स्टडी किया और मैथमेटिकल फॉर्म देखा। अब इसी मैथमेटिकल फॉर्म से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके बाद हम लोग एप्लीकेशन स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।